लगता है जो है ही नहीं। कि आप साहित्यकार हैं, कवि हैं, किसी कविता को आप हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? आज हम हमारे गुरुग्राम शहर के एक विख्यात शिक्षाविद, साहित्यकार और कला संरक्षक श्री मदन साहनी जी से आज हम मिल रहे हैं और हम चर्चा करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके सामाजिक जीवन, उनके साहित्यिक जीवन और उनके शैक्षिक जीवन कि किस तरीके से उन्होंने अपनी करीब 50 वर्षों से अधिक की यात्रा में कैसे इन सब विभागों पे कितना काम किया और किन किन क्षेत्रों में और कितने लोगों के साथ और साहित्य, कला और दूसरे क्षेत्रों में किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया, इस पर आज हम लोग इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद समय देने के लिए, और श्री मदन सोनी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा परिचय करवाया। सर, शुरुआत हम करना चाहेंगे सर ये जानने के लिए कि आपका पृष्ठभूमि, आपका शैक्षिक जीवन, आपका करियर और आपका कैसा रहा ये सफर, पहले उस पर हम बात करते हैं आपसे। एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ और साधारण परिस्थितियों से, असाधारण समस्याओं से जूझते हुए हमने अपना करियर तय किया। लेकिन निश्चित रूप से माता पिता के संस्कार बहुत बड़ी दौलत है मेरे पास, और ये हमारे पिताजी का निरंतर कहना होता था जी कि कोई भी व्यक्ति तब अमीर नहीं होता जब उसके पास पैसा बहुत होता है जी, वो वस्तुतः अमीर तब होता है जब उसकी जरूरतें सीमित होती हैं। तो हमने वही संस्कार लिया है और मैं ये कह सकता हूँ कि हम जैसे भी हैं बहुत धनाढ्य हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है। और जहाँ तक माता पिता ने हमारी पढ़ाई पर ध्यान दिया, मेहनत करके ये कोशिश की कि जितनी शिक्षा हम ले सकते हो और जिसके हम समर्थ रखते हो उसमें उन्होंने कभी कोई व्यवधान पैदा नहीं होने दिया जी। मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद उस समय 68 में नौकरी अपने आप लग जाए। 31 जुलाई को रिजल्ट निकला और 12 अगस्त को मैंने सेवा कार्य शुरू कर दिया और तब से लेके आज तक निरंतर सेवा में ही हूँ, भले वो सरकार की हो या जनमानस की हो। बहुत बड़ी बात है, ये काम किया। तो करियर आपका किस डायरेक्शन में गया और क्या किसी कॉलेज में, किसी स्कूल से आपने शुरू करी? मैंने एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया और मुझे लगा कि शायद स्कूल वो नर्सरी है जहाँ से हम देश की भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं। जी। और मुझे ऐसे लोगों का साथ भी मिला, या यूं कह सकते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों का साथ भी मिला जिन्होंने निष्ठा के साथ ये प्रयास किया कि हम केवल शिक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि हम देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें वो सारी बातें जो एक देश के भावी पीढ़ी में होनी चाहिए, जो आज एनईपी के रूप में आ रही है, नई शिक्षा नीति के रूप में आ रही है, कि हम बच्चों को एक अच्छे इंसान के रूप में अगर तैयार कर सकें तो अच्छे नागरिक तो अपने आप हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा इंसान होगा, उसमें वो सारे गुण, चाहे वो पढ़ाई की तरफ रुझान हो, चाहे आपके खेलों की तरफ रुझान हो, जहाँ कहीं भी उसकी रुचि होगी वो सुरुचि होगी। अच्छा, सुरुचि। और सुरुचि होने का मतलब ये है कि आपकी रुचि अगर परिष्कृत है तो आप पूरी मानसिकता से अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सेवा का काम भी साथ के साथ कर सकते हैं। तो ऐसी पीढ़ी तैयार करने का प्रयास हमने प्रारंभ से किया और बहुत लोगों ने इसमें साथ दिया, या यूं कहूं कि उनको देख के हम भी प्रेरित हुए। नहीं, बिल्कुल, एक दूसरे से प्रेरणा तो मिलती है जब कोई और सेवा कार्य में संलग्न मिलता है हमें, कि हम किसी के सानिध्य में आते हैं और हमें लगता है कि वो भी एक अच्छा इंसान है और सिमिलर पेशे से या जुड़ा हुआ है, वो बेहतर कर रहा है, तो एक दूसरे से हमें प्रेरणा मिलती है। तो कोई ऐसे कोई खास प्रेरणा स्रोत रहे हैं आपके जीवन में जिससे आपको कुछ मतलब अधिक प्रेरणा मिली हो? चाहे वो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकते हैं, या कोई संस्था हो सकती है, कोई आपकी रोल मॉडल? रोल मॉडल के रूप में अगर मैं पीछे की तरफ झांक के देखना चाहूँ तो निश्चित रूप से मेरे रोल मॉडल तो मेरे पिता हैं जी। वो मैंने जैसे आपको बताया साधारण व्यक्तित्व के थे, साधारण काम कर रहे थे, छोटे से दुकानदार थे।
लेकिन उनका संकल्प बड़ा दृढ़ था जी। उनकी दृष्टि बिल्कुल साफ थी, उन्हें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। और एक बात मैं और भी कह सकता हूं कि आज हम कहते हैं कि हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने की तरफ, उनका भी यही मानना था कि व्यक्ति अगर उन्नति करना चाहे तो ये जो भौतिक संसाधन है ये बहुत रुकावट नहीं होते, संकल्प होना चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में हमें पालने में, हमें पढ़ाने में एक सीमित संसाधनों के बीच में भी कभी अपनी जरूरतों को कम करके और कभी जिसे कहना चाहिए कि अपने मेहनत को बढ़ा करके वो सारे साधन उपलब्ध कराए कि हम बच्चे जितने भी उनके तीनों बच्चे आराम से पढ़ सकें और जीवन में कुछ बन सकें। और सच बात यह है कि आज वो देख नहीं रहे, लेकिन आज जिन अभावों से हम गुजरे हैं वो सारे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते और हमारे पास वो सारे साधन अपने आप आ गए जिनकी कभी वो कहते थे कि तुम्हें मिलेंगे लेकिन तुम मेहनत करो और अपने काम को ईमानदारी से करो। ये बहुत बड़ा उनका एक संदेश था कि ईमानदार रहो अपने प्रति, दूसरों के प्रति कोई ईमानदार नहीं होता, अपने प्रति ईमानदार मत। आप जब झूठ बोलते हो पहले अपने से बोलते हो। जी बिल्कुल सही। तो झूठ क्यों बोल रहे? बिल्कुल सही। अपने आप से झूठ क्यों बोल रहे? तो ये उनसे सीखा है मैंने और उसके बाद आर्य समाज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी। आर्य समाज वो संस्था है जिसमें मैंने सच बताऊं, मैंने ये सीखा कि जिसे आप रूढ़ियां कहते हो, जिसे आप ऐसी प्रथाएं जिसमें केवल हम आस्था के कारण से, वो मैंने सीखा है कि उन पर बहुत ज्यादा टिकना संभव नहीं है। हमें प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये है कि आज जो नया जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। भगवान सब जगह है और अगर हमें ईमानदारी से काम करने की लगन है और वो सामर्थ्य है तो भगवान को खोजने से बेहतर है कि भगवान को अपने साथ लेकर चलो हर जगह। वो आपके साथ चले, खोजने से बेहतर है कि ईश्वर को अपने साथ लेकर चलो। वो आपके साथ रहता ही है, आपके भीतर है। आप एक दार्शनिक भी हैं जो मुझे ऐसा बात करते ऐसा महसूस हो रहा है और बिल्कुल आप सच्चे धार्मिक भी हैं क्योंकि हम कर्म की बात करते हैं और आस्था की बात करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लेके उतरते हैं। और तो आर्य समाज तो आपने कहा उनका बड़ा, उसका क्या रोल रहा आपके व्यक्तित्व को निखारने में या आपके शैक्षणिक जीवन के अंदर? बड़ा शॉर्ट में मतलब अगर हम बात करें। हाँ, मैं आर्य समाज का इतना ही कहूँ कि आर्य समाज ने मुझे वैज्ञानिक दृष्टि दी, एक बात। दूसरा ये कि आर्य समाज ने मुझे विश्वास दिया कि परमात्मा सब जगह है और वो आस्था जो है आज भी मेरे काम आ रही है। तीसरा, मैं रूढ़ियों से बचता रहा और अब मैं इस समय ये कह सकता हूँ कि शायद जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनको तोड़ने में मैं सक्षम भी हूँ। तो ये आर्य समाज से सीखा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ आर्य समाजी तथाकथित जब कट्टरवादिता पे आ जाते हैं, जब उनमें भाव भूमि सूखने लगती है, तब मुझे लगता है कि ऐसा आर्य समाज नहीं चाहिए। हमें वो आर्य समाज चाहिए जिसमें संवेदनाएं भी हैं, जिसमें भाव भूमि में सजलता है और सच में जो नेह है, जो प्यार है, जो संबंध है, उसको जीने का भी समर्थ होना चाहिए। सर, यू आर आल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द सुरुचि परिवार। सुरुचि परिवार एक संस्था है जो करीब पिछले 25 से 30 सालों से गुड़गांव 97 से हम काम कर रहे हैं, 97 से, तो करीब 27 साल या 28 साल हो चुके हैं। और आप लोग कला और साहित्य बच्चों में, नई पीढ़ी में और युवाओं में इसकी अवेयरनेस, की जागरूकता फैला रहे हैं। आप उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आप महासचिव भी हैं। तो सुरुचि परिवार का क्या गोल, मिशन है और इसको आप अब भी कैसे बढ़ा रहे हैं? कैसे हम नई पीढ़ी को ला रहे हैं? सुरुचि का यही रहा, एजेंडा कहूंगा मैं, ये रहा कि हम बच्चों में कलाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से संस्कार देने की बात करते हैं। अच्छा। हमारा ये आप हिडन एजेंडा कह लो। बच्चों को हमने जब प्रारंभ में किया तो हम सुलेख प्रतियोगिता कराते थे जी। और सुलेख प्रतियोगिता में हम बच्चों को देते थे कि राष्ट्रगान लिखना है, शुद्ध लिखना है और सुलेख लिखना है। अब बच्चे तो सुलेख प्रतियोगिता में आते थे, लेकिन हमारा एजेंडा था कि बच्चों को राष्ट्रगान शुद्ध
याद हो जाए, लिखना आ जाए। तो वो एक हमारा एजेंडा रहा। और बच्चों ने राष्ट्रगान, मतलब आप देखिए 3-4 बच्चे सुलेख प्रतियोगिता में भाग लेते थे, क्योंकि सबसे आसान प्रतियोगिता थी जी। कि लिखना ही तो है और सुलेख लिखना। लेकिन टीचर्स उनको राष्ट्रगान सिखा के भेजती थी कि यहाँ क्या चीज आती है, मात्रा नहीं आएगी, यहाँ मात्रा आएगी। बिल्कुल। तो वो उसको सही लिखना सीख गए। फिर उसके बाद उसको सुलेख में भी लिख रहे हैं, तो एक सौंदर्य के प्रति भी उनका सही लिखेंगे भी और सही गाएंगे भी। हाँ, जी। ये चीज हमारा ये एजेंडा रहा। इसी तरह से हम भाषण प्रतियोगिता में जो विषय लाते हैं वो भी वही लाते हैं जिसमें हमारा जीवन थोड़ा सा एक आदर्श पथ की ओर बढ़ सके। बिल्कुल। इसी तरह से संगीत के माध्यम से आप मानस पाठ प्रतियोगिता कर रहे हैं या आप श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो वो जो भारतीय संस्कृति है उसके करीब आप आना सीखते हैं। तो हमारा एजेंडा तो यही है कि हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारों को और जो सद्कार्य हैं उनके प्रति लोगों को प्रेरित कर सकें, ये उनमें सुरुचि पैदा हो जाए। और जिसमें सुरुचि होगी वो कम से कम हिंसक नहीं वाह, होगा, हिंसक नहीं। बिल्कुल। और बच्चों का मंच दे रहे हैं बड़ी और प्रतिभा है अगर आप में, तो इतना बड़ा मंच जहाँ आपको लाइट्स भी मिलती हैं, इफेक्ट्स भी मिलते हैं, साउंड भी मिलता है, और दर्शक भी कम से कम ज्यादा नहीं है तो 500-700 लोग देखने वाले मिलते हैं। तो जो आप में आत्मविश्वास पनपता है, जो आप में अंदर से ये दृष्टि आ जाती है कि मैं लोगों को संबोधित कर सकता दर्शकों की इतनी संख्या होती है तो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता जी। है। ये हमारा असल में एजेंडा तो यही है। मैं तो लंबे समय से जुड़ा हूँ जी। और कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप, इसके लिए शब्द नहीं मेरे पास। सुरुचि परिवार का सच में कला साहित्य के क्षेत्र में खासतौर से नई पीढ़ी के अंदर, जैसे सर ने बताया कि एक आदर्श जीवन जीने की उनमें एक ललक पैदा की जाए, उन्हें मंच प्रदान किए जाए, उनकी प्रतिभा को निखारा जाए, न्यूरिश किया जाए, ताकि वो इन क्षेत्रों के अंदर अपनी प्रतिभा का सही तरीके से दोहन कर सके, देश का नाम भी आगे बढ़ा सके, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सुरुचि साहित्य कला परिवार ने एक और काम बहुत विशेष किया है। इस देश के जितने भी लव प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे, जितने कवि रहे, जितने थिएटर से जुड़े हुए लोग रहे, या जो जहां पर अपनी एक अग्रणी श्रेणी का साहित्यकार माना जाता है, उनको गुड़गांव लाए, लोगों से मिलवाया, बात करने की उनको अवसर उपलब्ध किए। मैं यूं कहता हूं उनको छूने का, उनके साथ बैठने का और उनसे बात करने का अवसर जुटाए। तो चाहे वो बशीर बद्र हो, चाहे निदा फाजली हो, चाहे भारत भूषण जी हो, कमलेश्वर जी हो, वीरेंद्र अवस्थी जी हो, मतलब इतने नाम हैं। और उन लोगों ने भी गुड़गांव को उपकृत किया है। यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि हमारे पास देने को सिवाय सम्मान और प्यार के और कोई होता नहीं था, और वो लोग भी बिना पैसे लिए दिए यहाँ खूब आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के साथ बातचीत की है। यहाँ रुके हैं, रात भर रुके हैं और लोगों से बात की। और नीरज जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। हाँ, नीरज जी यहाँ आए। नीरज जी मैं बता रहा हूँ, भारत भूषण जी, नीरज जी, कमलेश्वर जी और वीरेंद्र अवस्थी जी, रामदास मिश्र जी, विद्यानिवास मिश्र जी, कैलाश वाजपेयी जी, मैं तो नाम भूल जाता हूँ। वो नाम जो पूरे देश में लोग तरसते हैं कि उनसे बात की जाए। जी बिल्कुल, आसानी से मिलना इन लोगों से संभव नहीं हो पाता है। भले ही हम साहित्य में रुचि रखते हो, कला में रुचि रखते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित कलाकारों से और साहित्यकारों से मिलना, चाहे हास्य के क्षेत्र में सुरेंद्र शर्मा हो, अशोक चक्रवर्ती जी हो, ओमपाल सिंह निडर हो या प्रदीप चौबे जी हो, सहज रूप से सभी लोग आए हैं और सबके साथ हमने यहाँ सबको अवसर दिया। यानी कि संस्था के लोगों को सबको अवसर दिया है कि आप बात करो, बैठो, छू के देख लो उन्हें और उनसे बात करो। सर बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है हमारी, इसको और विस्तार देते हैं और थोड़ा अपने व्यक्तिगत कुछ आपकी कोई उपलब्धियां, कोई अवार्ड्स जो कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या आपको जुड़ा, जिसमें जुड़ा हुआ आपको अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ हम जानना चाहेंगे। ऐसा है, मैंने ये जो रास्ता चुना, ये सेवा का जी रास्ता है। मन ये था कि अगर मेरे पास अनुभव के रूप में कुछ श्रेष्ठ है तो मैं सबके साथ साझा कर सकूं। जी बिल्कुल। और उन दूसरे अपने बच्चों के साथ या अपने साथियों के साथ जी उनको साझा करके विस्तार दे सकूं। जी। जहां तक सम्मान की बात है, बहुत संस्थाओं ने सम्मानित किया, लेकिन वो
सब प्यार के कारण से होता है। जी। लेकिन सरकारी स्तर पर मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी ने अरे। 2012 में साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया। बहुत बढ़िया। वो हरियाणा साहित्य अकादमी का अवार्ड मुझे मिला। हरियाणा साहित्य अकादमी ने ही मुझे व्यंगकार के रूप में भी सम्मानित किया। और मेरे व्यंग, असल में मेरी शैली मूलतः व्यंग की है। अच्छा। चाहे वो कविता है, चाहे लेखन है, मैं व्यंग का पुट अपने आप आ जाता है। ये मेरे जी। लेखन की विशेषता कह लीजिए, उसमें व्यंग अपने आप आता है। तो व्यंग के कार के रूप में मुझे सम्मानित किया गया कई बार। और यहाँ पर जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं, चाहे निष्ठा सम्मान मुझे मिला, इंडो रशियन कल्चरल सोसाइटी ने मुझे सम्मानित किया, और हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन का या हरियाणा हिंदी प्रचार समिति का, जी। ऐसे बहुत से सम्मान मुझे मिलते रहे। लेकिन ये सब सम्मान प्रोत्साहन है। हाँ, बिल्कुल सही। ये सम्मान नहीं है। ये आप पर एक दायित्व दिया जाता है कि हम आपका इतना इज्जत करते हैं, तो आप कुछ और करके कुछ और बेहतर करिए। तो कुछ बेहतर करने बिना की कुछ तरफ- किए सम्मान मिलता नहीं है। नहीं, वो दोनों कुछ बातें किया। ठीक है। है ना? कुछ किया तो सम्मान मिला, और सम्मान मिला तो और करने की प्रेरणा मिली। जी जी, बिल्कुल तो सही। मैंने सुना आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने सबसे पहले पगडंडिया नाम से एक अपनी काव्य संकलन मेरा आया, और दूसरा काव्य संकलन आया मेरा सफर की तलाश में। इसके बीच में एक मुझ पर अभिनंदन ग्रंथ सा लिखा गया, जिसमें ओम प्रकाश आदित्य जी भी, और मतलब जितने साहित्यकार है, विनीत चौहान है, और चाहे बड़े बड़े जितने साहित्यकार हैं, उन सब ने, अपने कुंवर बेचैन जी ने भी लिखा उसमें, निर्मला जैन जी ने लिखा, और वो नाम था उसका मदन सानी, अपनों की नजर में। अच्छा। तो ये सब लोग अपने थे। इन्होंने मुझे किस तरह से परखा, तो ओम प्रकाश आदित्य जी का उसमें बड़ा एक आलेख है, और उन्होंने कहा कि मैं इसे साहित्यकार से ज्यादा अपने बेटे की तरह लेता हूँ, जिसने साहित्य की इतनी सेवा की है। तो कहने का मतलब है कि मैंने अगर कुछ किया है तो समाज ने मुझे दिया भी बहुत कुछ है, और मैं ऋणी हूँ समाज का, क्योंकि उनकी वजह से ही शायद मैं टिका हुआ हूँ। जी। अगर इतना प्यार नहीं मिलता तो हो सकता है वही जैसे कहते हैं कि पौधे को जिसको आप ठीक जलपान वो न कराएं और खाद नहीं न बनाए दें, तो वो- तो सूख जाता है। हाँ। तो वो मुझे इतना सरस रखने में, इतना सक्रिय रखने में आप अपने समाज आप का को बहुत ऋणी मानते हैं, ये आपको बहुत बड़प्पन। नहीं, मैं ऋणी हूँ, और मैं ऋण उतार भी नहीं सकता, जी। क्योंकि इतना सम्मान एक साधारण से व्यक्ति को समाज ने दिया है। ये दरअसल मैं ये कहूंगा कि सद्गुणों के प्रति या संस्कृति के प्रति लोगों का प्यार है, जी। वरना व्यक्ति को तो बहुत लोग जीते हैं। सही बताया आपने। तो बहुत बढ़िया सर। सीबीएसई जो हमारा अपना सेंट्रल हाँ, ये मेरा आपने जो जिसे नाम लिया है, ये वो संस्था है जो मूलतः मेरा कार्य क्षेत्र है। अच्छा जी। जहाँ से मैंने आजीविका कमाई है, जहाँ से मैंने सम्मान भी प्राप्त किया है। जी। तो मैं इस समय मास्टर ट्रेनर के रूप में पूरे देश में एक एजुकेशनल मोटिवेटर के रूप में जाता हूँ, जी। और विभिन्न टीचर से बात करता हूँ, और मेरा प्रयास ये रहता है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षा को एक बोझ न बनने दें, बल्कि उसको एक आदत बना दें। बच्चों को पढ़ाई से डर लगता है, इसलिए उन्हें कुछ करना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और पढ़ाई हो जाए, वो आदत होनी चाहिए। जैसे हमें ठीक समय पर भूख लगाती है, ठीक समय पर हमें खेलने को मन करता है, तो ठीक समय पर हमें पढ़ने को भी मन करना चाहिए। ये आदत के रूप में होना चाहिए, और इससे हमें खुशी मिलनी चाहिए। होता क्या है कि हम स्कूल को ऐसा बना देते हैं कि यहाँ सिर्फ यही काम होता है, पढ़ाने का, किताबें रटवाने का। स्कूल तो वो जगह है जहाँ बच्चा तरसे जाने के लिए, और वहां से वापस आने को मन ना करे। ये बहुत जरूरी है। उसका दिल लगे वहाँ उसके मतलब की बातें हों, उसको खेल खेल में जो शिक्षा दी जाती है ना, और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो आपको देखो इंटेंशनली पढ़ना है, वहाँ तो आप रिसर्च वर्क करेंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन स्कूल में केवल आपको हमने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखारना है। और शायद स्कूल में ही ये संस्कार बोना है कि मेरा जो दायित्व है, अगर शिक्षण में मैं जाता हूँ, या अगर मैं अध्यापन कर रहा हूँ या अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कहाँ जाना है, तो दिशा चुन सके बच्चा। मैं डॉक्टर निर्मला जैन को कोट कर रहा हूँ, वो कहती थी कि बच्चों को आप दिशा दिखाने वाले मत बनो। अच्छा। उनको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं,
बल्कि जितने संभावित रास्ते हैं सब पर दीप जलाने की जरूरत है, ताकि बच्चा उस आलोक में, उस प्रकाश में देख सके कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, इस रास्ते पर जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा। और ये चुनने का अधिकार बच्चे से मत छीनो, उसे चुनने दो। क्योंकि आपने सब रास्ते प्रदीप्त कर दिए हैं, उसकी आलोक में वो देख लेगा कि मुझे इस रास्ते पे क्या मिल रहा है। ये मुझमें आज भी संस्कार के रूप में बैठा हुआ है कि मुझे ये नहीं बताना कि तूने इंजीनियर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है। तेरे में प्रतिभा है यार, चुन रास्ता जो तेरी चुन कर अपनी। एक चीज मैं सर आपको देखता हूँ पूरे साल भर आप सेमिनार कभी देखते रहता हूँ, इसके बारे में बताइए आप। नहीं, मुझे इसमें आनंद मिलता है। मुझे लगता है ये काम नहीं है, ये शायद जीवन जीने का एक सबसे सही तरीका है। इंटरेक्शन, आप बात करते हैं, आप दूसरों के साथ अपने अनुभव देते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उससे भी सीख रहे होते हैं। कोई ये सोचे कि मैं सिखाने वाला हूँ, आप निरंतर सीखते हैं। लर्निंग इज ऐसी प्रक्रिया है, इट हैपेंस एट एवरी मोमेंट एंड एट एवरी प्लेस। हर जगह पर लर्निंग होती है और हर व्यक्ति से बात करते वक्त आप किसी बहुत जिसे वंचित वर्ग से जब बात कर रहे होते हैं तो शायद वहां से आप लर्न कर रहे होते हैं कि गरीबी में कैसे जिया जाता है। ये आपको खुद गरीब बन के नहीं सीखना जी, आपको तो कहीं अनुभव से सीखना, उनके अनुभवों से, दूसरों के आपने अनुभवों तो से। रुचि परिवार को, सेमिनार को पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। देख, मुझे लगता है कि अगर मुझे इसमें सुख मिल रहा है तो इससे अच्छा जीने का तरीका और क्या हो सकता है। और परिवार से मुझे पूरा सहयोग प्राप्त है। बिल्कुल। अब मेरी चाहे पत्नी है चाहे बच्चे हैं, वो इसमें भागीदार तो बनना चाहते हैं कि आपके सहयोग में कुछ करना तो हमें बताओ, हम कर देंगे, लेकिन बाधक नहीं। वाह, परिवार भागीदार है और बाधक नहीं, ये बड़ा जरूरी होता है अगर कोई सेवा कार्य के पथ पे निकला है तो। आखिर में सर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ संदेश, कोई मैसेज या कुछ नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए और हम लोगों के लिए भी कि जो शिक्षा में लगे हुए हैं, हम भी अपना कोई संस्था चला रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, नई पीढ़ी के लिए कुछ उनको वैल्यू निर्माण में कुछ काम कर रहे हैं, आप किस तरह से हमें प्रेरित करेंगे, हमें क्या दिशा देना चाहेंगे? देखो, मैं दिशा देने वाली तो स्थिति पहले बता दी कि सबको अपनी दिशा खुद तय करनी है, लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है जी कि अगर आप किसी को कुछ करने को कहते हैं तो शायद वो विरोध कर सकता है, लेकिन जब आप किसी को करने को कुछ नहीं कहते और उसे सिर्फ अपना अनुभव अर्जित करने की बात करते हैं तो फिर वो बहुत कुछ करके देखता है, उसमें से सीखता है। दूसरी बात ये है कि हम जितने भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारा लक्ष्य केवल ये है कि वो जो बच्चा हमारे सामने है या जो भी जिसके साथ हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसको ऐसे अनुभव दें कि वो ये अपने आप स्वीकार करे कि जो ये अनुभव है ये सबसे बेहतरीन था। मैं आपसे एक बात कहूं कि जीवन इतना खूबसूरत है लेकिन हमें जीना नहीं आता जी। बहुत से लोग अपने अनमोल क्षणों को खो देते हैं और केवल चंद पैसों के चक्कर में, चंद सिक्कों के चक्कर में जीवन खो देते हैं। मेरे एक दोस्त का बड़ा अच्छा शेर है कि मोहब्बत की कभी कोई कीमत मुकर्रर हो नहीं सकती। मोहब्बत की कभी कोई कीमत मुकर्रर हो नहीं सकती, ये जिस कीमत पे मिल जाए उस कीमत पे सस्ती है। तो बात यह कि हमने प्यार करना ही सीखा नहीं, हमें व्यक्तियों से प्यार नहीं करना, हमें हर उस चीज से प्यार करना है जिसके संपर्क में हम आते हैं जी। वो प्रकृति है, वो वायु है, वो पानी है, वो मेरे साथ को मेरा साथी है, वो मेरा अपना व्हीकल है, हर चीज से। तो प्यार करने का मतलब यही है केयर। और जिस शरीर के भीतर हम रहते हैं सबसे जरूरी है इसका ख्याल करना। बिल्कुल, अगर ये देह सुखी नहीं है तो मन सुखी नहीं है। तो अपनी देह का ख्याल करना, स्वस्थ रहना जी। और स्वस्थ रहने के लिए सुविधाएं नहीं चाहिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है जिसमें शायद आप अभावग्रस्त महसूस करें। कम खाना, कम बोलना, दोनों शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बहुत सार्थक संदेश दिया सर। इस संपूर्ण चर्चा के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक आखिरी चीज है कि आप साहित्यकार हैं, कवि हैं,
तो किसी कविता को आप हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उसको हम कहीं बीच में यूज कर मैं सकें। बहुत छोटी सी कविता आपको एक दे रहा हूँ। ये वैसे मेरी कविताएं कभी सायास नहीं है, मैंने मेहनत नहीं की कभी, अच्छा। श्रम नहीं करना पड़ता कविता, ये उतर आती हैं तो मैं लिख लेता हूँ। जी, जी। और इसीलिए मेरी कविताओं की संख्या कम है, लेकिन शायद सच्ची कविता है, जी। इसमें कहीं मिलावट नहीं है, कहीं मैंने कृत्रिमता नहीं डाली, सहज रूप से निकली। हाँ सहज रूप से अपने आप उतरी है, मैं यूं कहूंगा उतरी है तो मैंने लिखी। ये आजकल लोगों में बातचीत बंद हो जाती है कुछ ऐसे जी। तो मेरे एक दिन ऐसे आया तो जो शब्द आए वो देखिए कि हाथ तो मिलाओ तुम, हाथ तो मिलाओ तुम, दिल भी मिल ही जाएंगे, हाथ तो मिलाओ तुम, दिल भी मिल ही जाएंगे, दूर दूर रहोगे तुम, दूर दूर रहोगे तुम और बात नहीं बढ़ाओगे, दूर दूर रहोगे तुम और बात नहीं बढ़ाओगे, आज टूटी बात है कल रिश्ते टूट जाएंगे, कल रिश्ते टूट जाएंगे। तो ये रिश्तों को जोड़ना है तो हाथ तो मिलाओ, अपने आप हो जी। जाएगा। मैं एक और आपको कविता दे रहा हूँ छोटी सी जी। कि हम ईर्ष्या में क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन देखिए ईर्ष्या का प्रतिफल क्या है। ये कविता है, छोटी सी कविताएं हैं कि ईर्ष्या जनित आवेश में बाएं हाथ ने दाएं हाथ को काट दिया। ओ, ईर्ष्या जनित आवेश में बाएं हाथ ने, क्योंकि बाएं को लगता है मैं नेग्लेक्टेड हूँ, दाएं का बड़ा सम्मान है, तो उसमें कहा कि ईर्ष्या जनित आवेश में बाएं हाथ ने दाएं हाथ को काट दिया और अपनी क्षणिक विजय के उल्लास पर आजीवन पछताता रहा, अपने समेत दाएं का बोझ भी उठाता रहा, अपने समेत दाएं का बोझ भी उठाता रहा। तो क्या किया तुमने? तो बहुत बढ़िया। ये दर्शन के साथ आपकी कविता आ गई। ऐसी है, बिल्कुल सरल शब्दों में वो कितनी बड़ी बात कह दी है। ऐसे ही छोटी छोटी रचनाएं जब जिसमें कुछ प्रेरणा मिलती है, जिसमें कुछ बात होती है। मैं आपको एक छोटी सी रचना वो दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। और वो है कि फूलों से नाजुक, खुशबू से महीन, सबसे हसीन एक शब्द है प्यार, जिसकी सबको दरकार है जीवन आधार, पर उपलब्ध कहाँ है। फूलों से नाजुक, खुशबू से महीन, सबसे हसीन एक शब्द है प्यार, जिसकी सबको दरकार है जीवन आधार, पर उपलब्ध कहाँ है। ढूंढने से मिलता कहीं नहीं, लगता है जो है ही नहीं। प्यार जो होता तो क्या होती, कहीं कभी लड़ाई लड़ते क्या आपस में, मां जाए सगे भाई। पर ये सब तो चल रहा है, पर ये सब तो चल रहा है, नफरत का घर पल रहा है। प्यार होता तो क्यों, प्यार हो तो, मैं थोड़ा भटक गया हूँ क्योंकि याद नहीं है, लेकिन ये है कि रिश्तों में तनाव ना होता, आपस में टकराव ना होता, जीवन में घर प्यार जो होता। प्यार जो होता तो क्यों होते थाने जेल अदालतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर न होती कहीं वकालतें, होते नहीं पुलिस के दल बल, पलती नहीं अदावतें। पर ये सब तो चल रहा है, नफरत का घर पल रहा है। प्यार मिले तो रब मिलता है, कुस्मित होकर मन खिलता है। प्यार हो तो जरूरत क्या मंदिर मस्जिद बुत खाने की, प्यार खुद खुदा है उसको बड़ी कसर झुकाने की। प्यार बांटिए तो बढ़ता है, बिल्कुल बांटने से ये कब घटता है। प्यार बांटिए तो बढ़ता है, बांटने से ये कब घटता है। पर तुमने तो ठोक दी है प्यार के सीने में कील, आंखें बंद कान बंद, सुनते नहीं कोई दलील। पर इतना तुम भी जान लो, सत्य को पहचान लो, प्यार जो मर जाएगा तुम भी बच ना पाओगे। नकार कर तुम प्यार को खुद नकारे जाओगे, हो सके तो इसे बचा लो आज अपने ही लिए, हो सके तो इसे बचा लो तुम सारे जग के लिए, हो सके तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी, बहुत प्रेरणादायी दर्शन भी है इसमें, और श्रृंगार भी है, मैत्री है, प्रेम का रस भी है, बहुत सहज उतर आती है रचनाएं वो। यस, जो सहज उतरे वही रचना है। बस। और अगर प्यार होता हम सब के बीच में तो रिश्तों में यूं टकरार ना होता। ये लाइनें भी ऐसी हैं, पंक्तियां हैं जो सच में हम आपस में टकराव ना होता, रिश्तों में तनाव ना होता, जीवन में अगर प्यार जो होता, जीवन में अगर प्यार होता। तो हम अपने सभी मित्रों के साथ हम यही संदेश देंगे मदन साहनी सर की तरफ से कि हम सब आपस में अपने प्यार के रिश्तों को कमजोर ना होने दें, विश्वास को कमजोर ना होने दें। और इसी संदेश और इसी भावना के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने स्वीकार किया। सोनी जी बात ये, आप भी
जितने साहित्यिक वातावरण को आप सरस बना रहे हैं और इसकी संरक्षण के रूप में आप सेवा दे रहे हैं, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। सभी लोग इश्तिहारों में नहीं छपते, सभी लोग अखबारों में नहीं छपते, कुछ लोग वो होते हैं जो सच में नींव का पत्थर बन के इमारतों को मजबूत करते हैं, और आप उनमें से एक हैं। वाह। आपका बहुत बहुत